हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, एडुटोरिया बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट बुक का आज हम लोग सेट 12 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट अगर नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना किया था? तो ये दोस्तों 14वें वर्ष में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक जो था दोस्तों वो अवंती का राज्यपाल था। इसका बात करें दोस्तों, मास्की एवं गुर्जर अभिलेखों में आपका अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। पुराणों में दोस्तों सम्राट अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है इससे अशोक से कि अशोक ने कब दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। इलिंगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम निम्नलिखित में से किसके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं करता है दोस्तों? तो इसमें जो आपका तोलकापियर का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें माधवी, कणगी और कोवलन का जो आपका दोस्तों यहाँ पर कहानी, यहाँ पर प्रेम कहानी दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत दिया गया है। माधवी, कनगी और कोवलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये चालीसा दल होता था दोस्तों। चालीसा दल गुलाम वंश के समय में आपका था। इसको दोस्तों बलबन ने समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही नहीं दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर कालिंजर जो है दोस्तों अकबर ने 1569 में जीत लिया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। कश्मीर 1586 में जीता था। सिंध जो है 1591 में जीता था। और कंधार जो आपका दोस्तों 1594 में जीत लिया था। तो कंधार यहाँ पर गलत दिया गया है। 1595 में जीता था। कब जीता था? 1595 में। तो यहाँ पर डी जो है गलत दिया गया है, बाकी सभी सही दिया गया है। चुनार दोस्तों 1562 में जीता था। चुनार 1562 में चुनार जीता था। उसके बाद 1562 में ही मेड़ता जीता था दोस्तों। बिहार जो है 1574 से 76, बिहार दोस्तों 1574-76 में अकबर ने जीता था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था? तो मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव को बनाया गया था। बालाजी बाजीराव ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना दोस्तों कहाँ पर किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में प्रथम मदरसा का उद्घाटन किया गया था, स्थापना किया गया था। 1781 ईस्वी में दोस्तों किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? 1781 ईस्वी में किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अवध किसान सभा का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1920 में किया गया था अवध किसान सभा का स्थापना। ये दोस्तों किसने किया था? 1920 में बाबा रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अवध किसान सभा का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया था? दास प्रथा पर दोस्तों एलन बरो जो था इसके कार्यकाल में लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो द्वारा 1843 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1843 ईस्वी में। शारदा एक्ट 1930 में इरविन के समय पारित किया गया था दोस्तों। शारदा एक्ट जो आपका इरविन के समय में शारदा एक्ट पारित किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 1930 में ये किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की को माना जाता है। ट्राटस्की को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रूसी साम्यवादी थे दोस्तों ये। रूस के आपके रहने वाले थे ये ट्राटस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा और कहां पर किया गया था? तो ये दोस्तों रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की 1942 में स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा दोस्तों ये आप जापान में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला को दोस्तों महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी नामक जागरूक महिला ने महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दोस्तों प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। 12 में दोस्तों दिया गया है साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का ये कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, लाला लाजपत राय ने यह कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1993 में किया गया था। ये दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1992 से 97 चल रहा था। इसी समय में ये किया गया था राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित किया था दोस्तों? तो ये कैलोरी की स्थापना जो है वाई के अलग समिति के द्वारा किया गया था। वाई के अलग समिति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाई के अलग समिति की स्थापना जो है 1979 में किया गया था। कब किया गया था? 1979 में किया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेपो दर से तात्पर्य है। रेपो दर से क्या तात्पर्य है दोस्तों? रेपो दर से तात्पर्य आपका कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नगदी ऋण प्राप्त करते हैं, इसको दोस्तों रेपो दर कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर नगदी ऋण प्राप्त करते हैं उसको दोस्तों रेपो दर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो इरडा का मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था? एथिलीन को हार्मोन के रूप में कब प्रमाणित किया गया था? 1962 में किया गया था दोस्तों। और ये जो है आपका गैसीय रूप में किया गया था 1962। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कोढ़ बीमारी निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है दोस्तों? ये जो कहा जाता है कि कोढ़ हो जाएगा तुमको, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोढ़ बीमारी जो है आपका दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कोढ़ बीमारी होता है। इससे तंत्रिका तंत्र आपका प्रभावित होता है। और अगर हम अन्य बीमारियों की बात करें दोस्तों, पेचिश से जो आपका आंत प्रभावित होता है, क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है, कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, सोने की बीमारी जो है दोस्तों ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह जो इसकी क्षमता पूछ रहा है कितनी मेगावाट है? यहाँ पर 220 मेगावाट दोस्तों काकरापारा विद्युत परमाणु गृह का हो जाएगा दोस्तों। कितनी मेगावाट का क्षमता है यहाँ पर? 220। ये दोस्तों कहाँ पर है? सूरत में इसकी स्थापना किया गया था 1993 में। 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था सूरत गुजरात में। 220 मेगावाट ऊर्जा क्षमता यहाँ पर है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। बोगी तथा कैंडी, बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। गोल्फ से संबंधित है आपका बोगी तथा आपका कैंडी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। आवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? आवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के पार्टी से है दोस्तों? ये आपका बांग्लादेश के पार्टी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बांग्लादेश का राजनीतिक पार्टी है आवामी लीग पार्टी। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। आज के दिन दोस्तों 26 नवंबर है। आज जो है दोस्तों आपका 26 नवंबर हो गया। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों आज के ही दिन आपका जो है 26/11 का घटना हुआ था दोस्तों। ताज होटल पे जो हमला हुआ था 26/11, तो आज के ही दिन हमला हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा रहा है। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर दोस्तों इसमें कौन सा रहा है। इसमें आपका हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहां पर किया गया था। COP29 का आयोजन दोस्तों बाकू अजरबैजान में किया गया था। बाकू अजरबैजान में दोस्तों किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों, बाकू शहर अजरबैजान में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि तरकस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में तरकस सैन्य अभ्यास दोस्तों किया गया है। इसका 7वां संस्करण था ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, भारत जो है अभी विश्व में प्रेस स्वतंत्रता में 159वें नंबर पे है। 159वें नंबर पे है दोस्तों आपका भारत का प्रेस जो है 159वें नंबर पे है वर्तमान में। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में, केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। 15,000 करोड़ का दोस्तों आवंटन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। SBI का नया अध्यक्ष हाल ही में दोस्तों किसको बनाया गया है। चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ हो जाएगा आपका। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। आपको पता होगा दोस्तों मुंबई में है इसका मुख्यालय। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है दोस्तों कि गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा पालीताना। गुजरात का दोस्तों भावनगर जिला में पालीताना शहर है। ये दोस्तों पूरी तरह से मांसाहारी भोजन को प्रतिबंध करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत किया गया है। महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों। लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस योजना के तहत डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवा को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कहा जा रहा है। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरा कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति का सदस्य दोस्तों चुना गया है। तो ये आपका हो जाएगा नीता अंबानी को चुना गया है। किसको चुना गया है। नीता अंबानी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है। नीता अंबानी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है। बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है। उपसभापति दोस्तों रामवचन राय को किया गया है। नियुक्त किया गया है किसको, रामवचन राय को विधान परिषद का उपसभापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत के कुल कितने पदक जीते दोस्तों। भारत ने कुल कितने पदक जीते। 29 पदक जीते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों 7 स्वर्ण जीते हैं, 7 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत जीते हैं और 13 जो आपका ये कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। और भारत की रैंक इसमें पूछा जाए तो भारत का रैंक जो था 18वें नंबर पे भारत का रैंक था। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है। ये शिमला में दोस्तों लागू किया गया है। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान शिमला में लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है दोस्तों, आपको पता होगा। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 35 में, हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार ए सलाम बंदरगाह का कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष पट्टा दोस्तों ले लिया है। 30 वर्ष के लिए। तो तंजानिया का हो जाएगा दोस्तों। तंजानिया के बंदरगाह का दोस्तों 30 वर्षों के लिए टर्मिनल 2 का जो है आपका पट्टा ले लिया है।
अडानी समूह ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है दोस्तों, खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? ये दोस्तों भारत की जनसंख्या हो जाएगा 1.45 अरब। 1.45 अरब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में दिया गया है, संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? संपूर्णता अभियान की शुरुआत दोस्तों नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 जुलाई से 30 जुलाई 2024 तक ये अभियान चलाया गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में, हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों। यह किससे संबंधित है? ये दोस्तों वन्यजीव से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन्यजीव से संबंधित है। फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल वन्यजीव से संबंधित है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज किया गया है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि कोपा अमेरिका 2024 से किस देश ने जीता है? कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है दोस्तों? अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना ने 16वीं बार यह किताब दोस्तों अपने नाम किया है। 16वीं बार दोस्तों अर्जेंटीना ने यह किताब अपने नाम किया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये दोस्तों पूछा जा रहा है कि विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुबई दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात यूएई की राजधानी है आपका दुबई। चलिए आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। 43 में, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट का दोस्तों अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। तो रिजेक्ट का हो जाएगा दोस्तों आपका अस्वीकार करना। तो इसका हो जाएगा अपोजिट वर्ड स्वीकार करना। एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका एक्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 44 में कहा जा रहा है दोस्तों, चूज वन विच कैन बी substituted for given word sentence a person who believes in total abolition of war। इसका दोस्तों वन वर्ड क्या हो जाएगा? पेसिफिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेसिफिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेसिफिस्ट मतलब होता है तानाशाही। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों दिया गया है, वियरी शब्द का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? वियरी शब्द का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वियरी का एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों जॉली। क्या हो जाएगा? जॉली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 में कहा जा रहा है, हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इसको दोस्तों एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में हो जाएगा सी टाउट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। 47 में, आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है दोस्तों? रचना की विद्या क्या हो जाएगा? इसमें संस्मरण हो जाएगा। आंखों देखा गदर संस्मरण जो है आपका विद्या की रचना है। यह मराठी भाषा में लिखित माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद है। तो ये संस्मरण हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 48 में, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें दोस्तों सर्वनाम क्या क्या हो जाएगा? 3 पद यहाँ पर 3 शब्द जो है सर्वनाम का यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सभी दोस्तों सर्वनाम हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों किस हो जाएगा सॉरी किस नहीं होगा दोस्तों। मैं, तो, कौन, ये सभी दोस्तों आपका सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची दोस्तों पूछा जा रहा है। सरोज, पंकज, अरविंद ये सभी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है दोस्तों? अकर्मक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किसमें किया गया है? तो शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया दिया गया है। इस वाक्य में क्रिया सोना का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता शिशु पर पड़ रहा है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 51 में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए दोस्तों क्या जिम्मेदार है? तो इसमें बाह्य कोर, जो आपका बाह्य कोर, ये आपका जिम्मेदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु का प्रवाह विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से ये विद्युत धाराएं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों, जो ग्रह के चारों ओर फैल जाता है। चलिए आगे चलते हैं, 52 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है दोस्तों? गर्म धारा पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसमें जो आपका दिया गया है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, ये आपका गर्म धारा हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम धारा और उत्तरी प्रशांत में क्यूरोसिवो धारा गर्म धाराएं हैं। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों आपका लेब्राडोर की धारा, कैनारी की धारा, बेंगुला की धारा, फॉकलैंड की धारा, हम्बोल्ट की धारा, ये सभी जो आपका दोस्तों ये अभी आपका ठंडी धारा हो जाएगा। आगे चलते हैं 53 में, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है दोस्तों? भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3 सेक्टरों में बांटा है। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन के पास है। मध्य क्षेत्र हिमालय और उत्तराखंड राज्यों में है, और पूर्वी क्षेत्र सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए 54 में क्या कहा जा रहा है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी घाट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई से गोवा वाले जो आपका दोस्तों तट हो जाएगा, इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तो हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला आपका हो जाएगा, उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गोवा और मुंबई का पूछ रहा है तो ये कोंकण तट हो जाएगा। मालाबार तट मालाबार तट आपका केरल का हो जाएगा दोस्तों, केरल का मालाबार तट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 में दिया गया है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है दोस्तों? विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम कौन सा झील हो जाएगा? तो ये वूलर झील हो जाएगा दोस्तों, वूलर झील। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, याद रखना आपको, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। यह भारत के जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। बांदीपोरा जिला जम्मू कश्मीर में ये हो जाएगा। वूलर झील आपका एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। आगे चलते हैं, भारत में पवन ऊर्जा फर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पवन ऊर्जा फर्म का विशालतम पेटी आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु में दोस्तों पवन ऊर्जा से सर्वाधिक जो आपका 1500 मेगावाट दोस्तों बिजली उत्पन्न कराया जाता है, 1500 मेगावाट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। 57 में दोस्तों दिया गया है उच्च उपज वाली किस्म के बीजों, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मेक्सिको का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेक्सिको का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे 58 में सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है और संबंधित राज्य यहाँ पर दिया गया है। झूमिंग कृषि हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका झूमिंग कृषि किया जाता है। दहिया कृषि दोस्तों, दहिया कृषि ये मध्य प्रदेश में किया जाता है, मध्य प्रदेश में। पेंडा जो है आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है, और कुमारी पश्चिमी घाट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, RPQS। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। आंध्र प्रदेश में नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य है। आंध्र प्रदेश की और अगर हम दोस्तों बात करें पक्षी अभयारण्य की, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोलेरू। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कोलेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर आपने देखा अभी नेलापट्टू। और इसके अलावा बात करें तो तेलिनी तेलीनीलापुरम पक्षी अभयारण्य भी है यहाँ पर। और अगर बात करें तो तेलकुची यहीं पर है दोस्तों पक्षी अभयारण्य। और उप्पलापाड़ू ये भी पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में चित्रागुड़ी और करिकिली तमिलनाडु में पक्षी अभयारण्य है। कर्नाटक में दोस्तों रंगनाथिट्टू और अत्तिवेरी कर्नाटक में पक्षी अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 60 में क्या कहा जा रहा है। यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यूजीन ओडम जो है आपका, यूजीन ओडम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आपका पारिस्थितिकी में योगदान के लिए, पारिस्थितिकी में योगदान के लिए यूजीन ओडम आपका ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 में संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधित्व थे? तो आपका 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि 93 थे दोस्तों, 93 रियासतों के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 144 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ये दोस्तों आपका 1978 में हुआ था दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में दोस्तों आपका मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था दोस्तों इसको, संपत्ति के अधिकार को। और इसको दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें तो 300 के क में रखा गया है। ये आपका दोस्तों 31वां अनुच्छेद में था, ये 31वां अनुच्छेद में था ये संपत्ति का अधिकार। इसको दोस्तों 300 के क में वर्तमान में रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये दोस्तों आपका हो जाएगा देश की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी है। स्मारकों की रक्षा करना, ये दोस्तों यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है, स्मारकों की रक्षा करना। ये दोस्तों आपका स्मारकों की रक्षा करना आर्टिकल जो है आपका, ये दोस्तों आपका आर्टिकल 49 में दिया गया है, स्मारकों की रक्षा करना आर्टिकल 49 में ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सद्भावना और भाईचारे की बढ़ावा देना, ये भी दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी सही है। सी यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 में कहा जा रहा है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? इसमें दोस्तों JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है, JS वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों किया गया है, अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 में देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप को दोस्तों प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, ये दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 में दिया गया है एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? यह आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है?
तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कानून का शासन की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था? ये दोस्तों एवी डायसी ने किया था, एवी डायसी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए 71 में क्या कहा जा रहा है, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ये ये दोस्तों किसके कारण होता है? तो ये परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है, जिससे आपका कम रोशनी वाले कमरे को आपका अंधेरा दिखाई देता है। दोस्तों ये कहा जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेल्सियस में आपको पता होगा दोस्तों, सेल्सियस में जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका भाप बिंदु होता है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चलते हैं, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी दोस्तों? नाइक्रोम का सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्तों? यह धारा के प्रवाह का विरोध करने के लिए किसी पदार्थ की प्रतिरोध क्षमता का माप करती है। आगे बढ़ते हैं, 74 में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दोस्तों माइकल फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा पेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 में देखिए कहा जा रहा है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है दोस्तों? तो ये आपका पहला कथन जो दिया गया है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है जड़त्व के संबंध में, कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। बाकी सब आपका गलत हो जाएगा, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह के गति के 3 नियम के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? तो ये दोस्तों जोहान्स केपलर हो जाएगा दोस्तों, जोहान्स केपलर को ग्रह के गति के 3 नियम का प्रतिपादन करने का श्रेय जो आपका जोहान्स केपलर को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए एस बराबर दिया गया है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, समीकरण जो है ये किससे दोस्तों संबंध का वर्णन करता है? तो ये आपका हो जाएगा स्थिति और समय, स्थिति और समय के संबंध का वर्णन करता है दोस्तों यहाँ पर। पहला समीकरण आपका क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर वेग और समय का दिया जाता है दोस्तों। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्थिति और समय को दर्शाता है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये स्थिति और वेग को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 78 में क्या कहा जा रहा है, तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका 18 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों KLMN होता है, KLMN 4 कक्षा होता है दोस्तों, M और N। K कक्षा में दोस्तों 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, L कक्षा में आपका 8 अधिकतम होता है, M कक्षा में 18 होता है और N कक्षा में 32 अधिकतम होता है। तो 2, 8, 18, 32 ये आपको याद रखना है। M कोश में यहाँ पर पूछ रहा था, M कोश में तो 18 अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं, 79 में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहलाता है दोस्तों? तो सल्फर तथा नाइट्रोजन, सल्फर तथा नाइट्रोजन दोस्तों इसके ऑक्साइड जो है वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बन जाते हैं दोस्तों, जिससे अम्ल वर्षा होता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अम्ल वर्षा का पीएच मान दोस्तों इसका भी पूछा जाता है, 5.6 इसका पीएच मान होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या कहा जा रहा है, पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एल्कली का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एल्कली नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको एल्कली कहा जाता है। एल्कली इसको कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षार को एल्कली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 82 में देखिए क्या कहा जा रहा है। धातुओं और उसके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका जो है सही आपका दोस्तों दिया गया है। ये सोना जो है दोस्तों, सोना का सिंबल का होता है आपका Au होता है। कैल्वेराइट ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। पारा का जो दोस्तों दिया गया है सिंबल ये आपका सही है Hg, और इसको दोस्तों गिरिनोकाइट ये आपका गलत दिया गया है दोस्तों, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम का आपका क्रायोलाइट होता है, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट का स्मेलाइट बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। पारा का गिरिकोनाइट नहीं होगा, आपका ग्रीनोकाइट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 83 में क्या कहा जा रहा है? लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? लैक्टोल दोस्तों किसके हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त होता है? तो लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण के बाद लैक्टोल आपका प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लैक्टोज को दोस्तों मिल्क शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। जैसे कि आपका हो जाएगा मक्खन, पनीर, क्रीम, डाई मिल्क, पाउडर मिल्क, लस्सी, इन सभी में जो आपका मिल्क शुगर के नाम से ये लोग जाना जाता है, इसमें लैक्टोज होता है। आगे बढ़ते हैं 84 में देखिए क्या कहा जा रहा है। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पी ब्लॉक के बारे में दोस्तों यहाँ पर दो कथन दिया गया है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है। अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर दोस्तों आपका सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों के 6 समूह होते हैं, जिसकी संख्या 13 से 18 तक है। इसमें आपका दोस्तों बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम समूह के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 में। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? ग्रेनाइट के प्रमुख घटक है दोस्तों आपका, ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों इसका, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेनाइट के प्रमुख घटक। चलिए आगे चलते हैं 86 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विधिक समूह है? विविध समूह दोस्तों पूछा जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह यहाँ पर शैवाल हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा समूह? शैवाल हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं 87 में दिया गया है हमारा मस्तिष्क मनुष्य के रूप में मुख्य रूप से, हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? ये दोस्तों आपका केवल ग्लूकोज पर निर्भर करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से ग्लूकोज पर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं 88 में दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो यह आमाशय हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है आमाशय में होता है, आपके पेट में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 89 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल का उत्पादन करती है दोस्तों? कोर्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसके अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन के रूप में अधिवृक्क ग्रंथि जो आपका ये आपका उत्सर्जित करती है, अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। 90 में दिया गया है कि वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं? तो ये दोस्तों शिराएं होती है। शिराएं होती है दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में से ले जाती हैं।
चलिए आगे चलते हैं। 91 में दिया गया है, उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। ये कौन सी कोशिका हो जाएगी दोस्तों? श्वेत रक्त कोशिका। आपका दोस्तों WBC हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 में दिया गया है दोस्तों, कोशिका का वह कौन सा भाग पोषक तत्वों में ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों सूत्रकणिका। क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका हो जाएगा दोस्तों। कोशिका का वह भाग जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सूत्रकणिका ये कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ओलियोगम रेजिन, जिसको हींग कहा जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो हींग दोस्तों, हींग जो है आपका फेरुला की मूसला जड़ के सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फेरुला की मूसला जड़ के सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है हींग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 में देखिए क्या कहा जा रहा है। यकृत, दूध, अंडे, मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को दोस्तों रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो ये विटामिन बी और सी जो होता है दोस्तों, ये पूरी तरह से आपका जो है जल में घुलनशील आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है, विटामिन B12। इसका दोस्तों नाम क्या होता है? आपका साइंटिफिक नेम होता है इसका कोबालामिन। कोबालामिन ये दोस्तों इसके स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद जो है इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 95 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है दोस्तों, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये आपका दोस्तों प्रोटीन जो है ये मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। 96 में दिया गया है दोस्तों कि 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर किसी भी दशा में 3 शेष बचेगा दोस्तों? तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों? आपका 975 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 97 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों एक समीकरण दिया गया है और इसका मान दोस्तों क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 98 में क्या कहा जा रहा है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत जो है 9 बढ़ गया। तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 पारियों का औसत उसका 21 का था दोस्तों, 21 का था। उसने 12वीं पारी में 129 रन बनाए, जिससे आपका 9 का औसत बढ़ गया, मतलब अब 30 का औसत हो गया उसका। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। 99 में किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 76% जो है नहीं लेंगे छात्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन काम किया, सी ने अकेले शेष काम 8 दिन में पूरा किया। तो तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाएंगे? तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे दोस्तों तो 5 दिन में यह काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बुक का सेट 12 यहाँ पर खत्म होता है। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।